नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा सप्तमी का पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर भाग 3 पढ़ेंगे। इसमें अभी तक हमने देखा कि डॉक्टर दीदी और अनिल के बीच में बातचीत होती है और डॉक्टर दीदी के माध्यम से अनिल को एनीमिया की जानकारी मिलती है कि ये रोग किस वजह से होता है। डॉक्टर दीदी ने बताया था कि यह रोग हमारे शरीर में जो रक्त के अंदर लाल कण हैं उनकी कमी के कारण ये रोग हो जाता है। आज हम उससे आगे का पाठ पढ़ेंगे। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। जब दीदी ने बताया कि संतुलित आहार लेना आवश्यक है, इसकी कमी से भी कभी कभी यह बीमारी हो जाती है, तो अनिल बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और उसने पूछा कि अच्छा, संतुलित आहार लेने मात्र से इस रोग से बचा जा सकता है क्या? दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। फिर दीदी ने बताया कि इसके बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण एनीमिया हो सकता है, किंतु हमारे देश के अंदर सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अब दीदी ने सबसे बड़ा कारण बता दिया था पौष्टिक आहार की कमी, और उसके बाद वो बताते हैं कि हमारे पेट में दूषित जल और खाद्य पदार्थों के द्वारा कीड़े प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण से भी ये बीमारी हो जाती है। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। कहने का तात्पर्य है ज़्यादा से ज़्यादा घर का बना हुआ भोजन ही करें, बाहर की चीज़ें न खाएं। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ़ पानी पिएं। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। अब दीदी ने खाद्य पदार्थों के बारे में बताया कि घर से बनी हुई चीज़ों में ज़्यादा साफ़ सफाई होती है, उन चीज़ों का ज़्यादा सेवन करना चाहिए, और खाने पीने से पहले हमें अपने हाथों को साफ़ धोना चाहिए। और बच्चों, अभी तो आपको पता ही है बार बार हम हाथ धो रहे हैं। कोरोना महामारी के तहत बार बार डॉक्टर और सरकार ये रिक्वेस्ट कर रही है कि अपने हाथ बार बार धोइए। तो इस आदत को हमें हमेशा अपने जीवन में रखनी है। फिर दीदी ने बताया कि एक कीड़े ऐसे भी होते हैं जो अपने को दिखाई नहीं देते हैं और ज़मीन के ऊपर होते हैं, फर्श के ऊपर होते हैं, जिनके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। अब दीदी बता रही है कि जो ज़मीन के ऊपर छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उनके से जो उत्पन्न लार्वा होता है वो त्वचा के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर जाता है और आंतों के अंदर अपना घर बना लेता है, और फिर वो एक बीमारी को जन्म देते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। जब दीदी ने ये बात बताई कि लार्वे के माध्यम से कैसे शरीर में कीड़े प्रवेश कर जाते हैं, तो इससे बचने का उपाय भी बताया उन्होंने कि शौचालय का ही प्रयोग करना चाहिए और इधर उधर हमें नंगे पांव नहीं घूमना चाहिए। अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु, अर्थात बिंबाणु का अर्थ है प्लेटलेट कण, भी होते हैं शरीर में। उनका क्या काम है? अब जब डॉक्टर दीदी ने इतनी बात अनिल को बताई तो अनिल की थोड़ी जिज्ञासा और बढ़ जाती है इसके बारे में, और अनिल कहता है कि प्लेटलेट कण का हमारे शरीर में क्या काम है।
दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर दावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि वह बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर सफ़ेद कणों को डॉक्टर दीदी ने हमारे शरीर के वीर सिपाही कहा है। जिस प्रकार से सिपाही हमारे देश की रक्षा करते हैं, उसी तरह से जो ये सफ़ेद कण है वो हमारे शरीर में रोगाणुओं से लड़ते हैं और हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। और बिंबाणुओं का काम चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। जब अनिल पूछता है कि बिंबाणुओं का क्या काम है, तो दीदी बताती है कि जब चोट लगती है और रक्त बहता रहता है तो बहते हुए रक्त को रोकने का काम बिंबाणु करते हैं। रक्त के तरल भाग अर्थात प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवारों में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार बढ़ जाती है। इससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अब डॉक्टर दीदी बता रही है कि हमारे कहीं अगर चोट लगती है और रक्त एकदम से बहुत सारा बहता है और फिर अचानक वो कैसे रुकता है, तो बताया दीदी ने कि चोट लगने पर जो हमारे रक्त का एक तरल भाग है प्लाज्मा, उसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जो एक मकड़ी का जाला बुन देता है और वो जाला ही एक दीवार पतली पट्टिका का काम करता है और उससे रक्त निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। अब ये तो एक सामान्य चोट के बारे में दीदी ने बताया था। अनिल ने पूछा कि अगर घाव गहरा हो तो वहाँ से रक्त को कैसे रोका जा सकता है। तो वहाँ से रक्त को कैसे रोके, इसके लिए दीदी ने बताया, हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। फिर डॉक्टर दीदी ने कि अगर घाव गहरा हो तो टाँके लगाने पड़ते हैं, लेकिन डॉक्टर तक पहुंचने के लिए हमें उस घाव के ऊपर कस करके एक कपड़ा बांध देना चाहिए ताकि दबाव से रक्त बहना बंद हो जाता है। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, उससे जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। पहली प्राथमिक उपाय तो यही है कि उस पर कस करके कपड़ा बांध देना चाहिए, और अगर रक्त ज़्यादा बह गया है, खून की कमी आ गई है, तो फिर रक्त चढ़ाना पड़ता है। अनिल ने क्या कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। फिर डॉक्टर दीदी ने बताया कि ऐसे ही रक्त नहीं चढ़ा दिया जाता है। रक्त चढ़ाने के लिए पहले उस व्यक्ति के रक्त की जांच की जाती है कि वो कौन से वर्ग का है। 4 वर्गों में हमारे विज्ञान ने 4 समूह में रक्त को बांटा है, तो उस व्यक्ति को जिस रक्त समूह की आवश्यकता होगी उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा। अनिल ने कहा कि ये बात तो ठीक है कि जिस समूह का हमारे शरीर में रक्त है उसी समूह का रक्त हमारे शरीर में चढ़ाया जाता है, लेकिन अगर उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति न मिले या वो उपलब्ध नहीं हो तो क्या करें? ऐसी
आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। तो अब दीदी ने बताया कि ऐसी संकट आपात स्थिति का मतलब है संकटकालीन स्थिति में ब्लड बैंक बनाए गए हैं और हर बड़े अस्पताल में एक ब्लड बैंक होता है जहां पर सभी रक्त समूह का रक्त तैयार किया जाता है, अर्थात अवेलेबल होता है, उपलब्ध होता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। अब अगर हम रक्त लेते ही रहेंगे तो ब्लड बैंक खाली हो जाएंगे। तो इस बात को समझाते हुए दीदी ने अनिल से कहा कि ब्लड बैंक सुरक्षित रहे, रक्त का भंडार बना रहे, इसके लिए आवश्यक है कि समय समय पर जो हष्ट पुष्ट व्यक्ति होता है उसको रक्त दान करना चाहिए। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। अनिल बड़ा ही थोड़ा जिज्ञासु था। उसने कहा कि दीदी क्या मैं रक्तदान कर सकता हूँ? तब दीदी आगे क्या कह रही है, नहीं, अभी तुम छोटे हो, 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। अब दीदी अनिल को बता रहे हैं कि आप बहुत छोटे हैं और 18 वर्ष से अधिक उम्र का, और वो भी स्वस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसको किसी तरह की बीमारी नहीं हो, जिसको कमजोरी महसूस न हो, वो व्यक्ति ही रक्तदान कर सकता है। और 300 मिलीलीटर से अधिक एक बार में वो रक्त डोनेट नहीं कर सकता है, रक्तदान नहीं कर सकता है। और ये एक भ्रम है लोगों के अंदर कि रक्तदान करने से कमजोरी आती है। तो दीदी ने इस भ्रम को भी दूर किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम वापस अपने शरीर को अच्छा पौष्टिक आहार देंगे तो इस कमी की पूर्ति भी हो जाती है और इस तरह से ब्लड बैंक का जो आधार है, अर्थात जो भंडार है, वो भी खाली नहीं होता है, उसका भी कार्य बराबर चलता रहता है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेते हैं। वैसे भी शरीर से लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, दीदी ने समझाते हुए कहा। अब दीदी ने ये बात अनिल को समझाई कि हमारे शरीर में 5 लीटर खून होता है और अगर इसमें से थोड़ा सा अगर हम दान अगर ज़रूरतमंद व्यक्ति को कर दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रक्त तो डोनेट करने के बाद में कुछ दिनों बाद में वापस बन जाता है। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। जब डॉक्टर दीदी ने इतनी बात बताई रक्त से संबंधित तो अनिल बड़ा ही खुश हुआ और उसने कहा कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं नियमित रूप से रक्तदान करूंगा। जब अनिल की ऐसी बात सुनी तो डॉक्टर दीदी ने उसे शाबाशी देते हुए उसकी पीठ को थपथपाया और कहा कि तुम्हारे जैसे नागरिकों को भारत देश की आवश्यकता है। बच्चों, आज ये पाठ पूरा हुआ। धन्यवाद।